हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हमने आयकर अधिनियम 1961 को देख रहे हैं और यूपीएसआई में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम यहां से क्वेश्चंस आए थे, तो इसको यहीं पर निपटा लेते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे एक्ट किए हैं, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब चलो देखते हैं। ये है आयकर अधिनियम 1961, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अब ये पारित कब हुआ है? राष्ट्रपति से जो इसको मंजूरी मिल गई है वो 13 सितंबर 1961 को ये पारित हो गया है और ये 1 अप्रैल 1962 में जाकर ये लागू हुआ था। और इसमें आपको चैप्टर जो देखने को मिलेंगे वो 23 है और इसमें जो धारा है वो 298 है। याद रखना, इसी पेज पे से आपको वहां कई क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग शिफ्ट में। अगर हम देखें, ये कुल अनुसूची यहां पर आपको देखने को मिलेंगी 14 है, तो 23 चैप्टर है, 298 धारा है और जो अनुसूचियां हैं वो 14 हैं। ओके, अब देखते हैं धारा 1। हमेशा ध्यान रखो धारा 1 में उसके संक्षिप्त नाम के बारे में कि उसका प्रेसाइज नेम क्या है। जो भी वो अधिनियम है उसका छोटा नाम क्या है, वो भारत में कब लागू हुआ है ना, और कितना विस्तार है, क्या पूरे भारत में लागू है वो या नहीं है, ये बात आती है हमेशा धारा 1 में। और धारा 2 में परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसका संक्षिप्त नाम धारा 1 में विस्तार प्रारंभ आपको देखने को मिलेगा। तो आयकर अधिनियम यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसका नाम है शॉर्ट में, प्रेसाइज में, संक्षिप्त में। 1 अप्रैल 1962 को यह लागू हुआ था, सही बात है। और यह अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ओके, पूरे भारत में लागू है। अब 2 में आ जाती है डेफिनेशंस। ठीक है भाई, यानी कि परिभाषाएं। अब अलग अलग क्षेत्र की आपको परिभाषा देखने को इसमें मिल जाएंगी। चलो जैसे देखते हैं, धारा 2(1)(a) में देखते हैं, कृषि आय के बारे में बात कर रहा है यहां से कि कृषि आय की परिभाषा क्या होती है। चलो देखते हैं। खेती वाली भूमि से प्राप्त लगान, जैसे भाई आपके पास 100-150 बीघे जमीन है, भाई ज्यादा जमीन है, आपने सालाना पैसे पे उठा दी, वो रुपए पे उठा दी कि भाई मैंने तो इतने रुपए बीघा के हिसाब से 5,000, 6,000, 7,000 रुपए बीघा के हिसाब से मैंने तो ये रेंट पे दे दी, सालाना कन पे दे दी। अलग अलग क्षेत्र में भारत के अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जो सालाना रेंट पे दे देते हैं अपनी जमीन को। ठीक है भाई। तो अच्छा, खेती वाली भूमि से प्राप्त लगान ये कृषि की परिभाषा में आती है। ओके भाई। और ध्यान रखोगे, खेती वाली है ना भाई, भूमि से प्राप्त राजस्व, रेवेन्यू, ये भी इसमें आता है। खेती की उपज को बाजार में ले जाने वाली प्रक्रिया से प्राप्त आय, ये भी इसमें आता है। खेती की उपज को बेचने से प्राप्त आय, ये भी इसमें। धारा 2(7), ये धारा 2(7) क्या कहती है? ये असेसी के बारे में बताती है, यानी कि निर्धारती के बारे में। ये निर्धारती कौन है? जो टैक्स दे रहा है वो निर्धारती है। ठीक है, नाम ऐसे ही है तो आप समझ लेना। ठीक है भाई। तो जो टैक्स दे रहा है उसको निर्धारती बोला जाता है, असेसी बोला जाता है। तो उसकी परिभाषा, जिस व्यक्ति पर टैक्स निर्धारण किया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति को कोई टैक्स या धनराशि अदा करनी है ना भाई, यानी कि इनकम टैक्स दाता। ओके, अब क्या निर्धारती में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जैसे व्यक्ति है, कंपनी है, फर्म है, हिंदू अविभाजित परिवार है, कोई ट्रस्ट है, स्थानीय प्राधिकरण है ना भाई, ये इसमें हो सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं धारा 2(7)(a), यानी कि निर्धारण अधिकारी जो टैक्स का निर्धारण करता है। मतलब ये क्या हुआ भाई? बहुत सिंपल है, जो ये पता लगाता है कि भाई आपने इतना कमाया है और इतना देना है, वो है आपका, ध्यान रखोगे, निर्धारण अधिकारी, जो इस बारे में बताता है। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर है, ध्यान रखोगे, डिप्टी कमिश्नर है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, या कोई इनकम टैक्स अधिकारी है। आ जाओ अब आगे। सरकारी टैक्स अधिकारी होता है, ये ध्यान रखना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, निर्धारण अधिकारी जो होता है वो सरकारी टैक्स अधिकारी होता है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था की आय की जांच करके यह तय करता है कि उसे कितना टैक्स देना है। ओके, तो ध्यान रखना, आसान भाषा में समझे तो आपकी कमाई कितनी है ये बताएगा। ठीक है भाई। और आपने सही जानकारी दी है या नहीं ये भी बताएगा। ओके भाई, कितना टैक्स बनता है आपके ऊपर ये भी बताएगा, टैक्स ज्यादा दिया या कम ये भी बताएगा। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं ना, निर्धारण अधिकारी, ये ध्यान रखोगे, ये होता है जो आपका पूरा लेखा जोखा रखता है।
ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब धारा 2(9) को देखते हैं। धारा 2(9) क्या कहती है? निर्धारण वर्ष की परिभाषा, है ना, यानी कि 12 माह की अवधि, टाइम पीरियड, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है और 31 मार्च पे जाकर एंड हो जाता है। जैसे अभी हमारा वित्त वर्ष चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1 अप्रैल 2025 से चल रहा है और 31 मार्च 2026 पे खत्म हो जाएगा। तो ये 2(9) जो बात करता है वो निर्धारण वर्ष की, यानी कि जो आपका टैक्स लगना है जिस वर्ष में, उस वर्ष की परिभाषा की बात कर रहा है। ठीक है, डन। अब अगर हम देखें 2(11) क्या कहता है, यहां पर तो हमारा 2(9) हो गया। 2(11) इज अ इंपॉर्टेंट, ये है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, यानी कि आस्तियों का समूह। अब आप बोलोगे सर आस्तियों का समूह ये क्या आ गया? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है? एक बात बताओ, आप कोई कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी में आपने एक लैपटॉप रखा हुआ है, एक आपने कंप्यूटर भी रखा हुआ है, फिर आपने कोई एक डिजिटल सी स्क्रीन रखी हुई है, समझ गए भाई, डिजिटल स्क्रीन यूज कर रहे हो आप, फिर आप वहां एक कैमरा भी यूज कर रहे हो। अब है तो सब अलग अलग, लेकिन क्यों ना उनको एक ही चीज बना के समझ लिया जाए। यही है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, यानी कि ध्यान रखोगे, है ना, यानी कि आस्तियों का समूह, इसी को बोलते हैं। भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर आदि, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी आदि। क्यों ना उसको एक ही चीज समझ लिया जाए। अब भाई हम अलग अलग थोड़ी ना उसकी गणना करेंगे कि ये अलग है, ये चीज अलग है, तुम इस चीज को अलग चला रहे हो अपनी कंपनी में, इसको अलग चला रहे हो, इसको चला रहे हो, एक ही चीज में हम उसकी गणना कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, धारा 2(12) का ए देखते हैं। ठीक है भाई, धारा 2 में 12(a) को देखते हैं। वही बुक या फिर लेखा बही, भाई पूरी की पूरी जानकारी आपने अपनी पूरी कंपनी की कहीं ना कहीं तो रख रखी होगी, कैसे ही भी रख रखी हो, कहीं डायरी में बना के रख रखी हो, या फिर कोई, है ना, कोई आपने डिजिटल कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड करके पूरा काम रिकॉर्ड करके रख कोई शीट बना के रिकॉर्ड करके रख रखी हो, अपने काम तो तुमने रिकॉर्ड कर रखा होगा ना। तो वो यही कह रहा है, यानी कि बही, बुक और लेखा बही, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, वे सभी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिनमें किसी व्यक्ति या संस्था के व्यावसायिक या पेशा, है ना भाई, पेशागत लेन देन दर्ज किए जाते हैं, जैसे कि खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही, इन सभी दस्तावेजों को लिखित रूप में फ्लॉपी या डिस्क, है ना भाई, सीडी या टेप से सुरक्षित रखा हो। ऐसे आप ध्यान इसको रखेंगे। धारा 2(13) को देखते हैं भाई। अब कहता है व्यवसाय कारोबार की परिभाषा। ये व्यवसाय कारोबार क्या है? कोई भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या ऐसा कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए वो व्यवसाय होता है, वो बिजनेस होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए। ठीक है, तो ये किस में बोल रहा है? 2(13) में। फिर 2(13)(a) क्या कहता है? व्यवसायिक ट्रस्ट के बारे में बात करता है, यानी कि बिजनेस ट्रस्ट की परिभाषा के बारे में। ये ट्रस्ट क्या होते हैं जी? ऐसा ट्रस्ट जिसे सेबी द्वारा विनियमित, यानी कि रेगुलेटेड किया गया हो और जो निवेश के माध्यम से आय अर्जित करने के उद्देश्य से बनाया गया हो। समझ गए? तो वहां भी आय ही, ध्यान रखो, वहां भी इनकम ही है सोर्स, मतलब कि इनकम के लिए ही बनाया गया है वो भी, और ये भी इनकम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ये सेबी के द्वारा, ध्यान रखोगे, रेगुलेटेड होना चाहिए। अब धारा 2(15)(b) को देखते हैं। इसमें बालक की परिभाषा बोली गई है, यानी कि चाइल्ड की परिभाषा। बालक कौन होगा? इनकम टैक्स के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से बालक कौन है? उम्र की कोई सीमा का वर्णन नहीं है यहां पे, समझिए, कोई सीमा का वर्णन नहीं है। कोई बच्चा बिजनेस चला रहा है भाई, अब ये थोड़ी है कि देखो जी ये तो बच्चा चला रहा है, इसके ऊपर चलो टैक्स छोड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी ना करेगी सरकार। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई बालक या फिर सौतेला बच्चा या फिर दत्तक बालक जो गोद लिया गया हो, इसमें बालक ही है, ये बात ध्यान रखना, उस पे भी लगेगा ये टैक्स, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। धारा 2(17) कंपनी की परिभाषा। ये कंपनी क्या होती है भाई?
जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो वो कंपनी है, यानी कि उस कंपनी एक्ट के हिसाब से, उस कानून के हिसाब से चलती हो। जो संस्था कानून के अनुसार बनी हो और अलग कानूनी पहचान रखती हो उसे कंपनी कहा जाता है। अब धारा 3 पर आ जाते हैं। धारा 3 क्या है? ये पूर्व वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर की परिभाषा। आप जानते हो प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, है ना भाई? जो अभी हमारा करंट वर्ष चल रहा है, जैसे अभी जो हमारा वित्त वर्ष चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से चल रहा है, तो उससे पहला वाला जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर है। ओके, तो ये यही कह रहा है, यानी कि निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला वित्त वर्ष। ठीक है भाई, यानी कि जो 12 माह की अवधि अभी हमारी ये चल रही है उससे पहले वाला जो है। ठीक है भाई, अगर हम देखें धारा 5 में क्या है, कुल आय की परिभाषा के बारे में बात कर रहा है ना भाई, है ना? ईयर में किसी व्यक्ति की किसी भी सोर्स से प्राप्त आय के बारे में बात कर रहा है। अब देखते हैं धारा 10, कुल आय में काउंट नहीं होगी। क्या चीज कुल आय में हमारी में काउंट नहीं होगी, ये देखते हैं। कृषि आय, इसको हटाओ। ठीक है भाई, कृषि से प्राप्त आय कुल आय से बाहर रखी जाएगी। ठीक है भाई, कृषि आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। ठीक है। धारा 11, ये पूर्त क्या है, यानी कि चैरिटी क्या है? अब ध्यान से सुनते रहना, अब यहां पे कुछ राहत मिलने वाली है। धारा 11 यानी कि पूर्त यानी कि चैरिटी या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से आय। चैरिटी या धर्म का कोई स्थान से, है ना भाई, चैरिटी या धर्म का कोई स्थान से प्राप्त आय डोनेशन कुल आय से बाहर रखी जाएगी। ऐसी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बोलता है धारा 13, राजनीतिक दलों की आय का कुल आय से मुक्त होना, है ना? अब देखो ध्यान से सुनते रहना, राजनीतिक दलों की आय का कुल आय से मुक्त होना, कुल आय से अलग है वो। यदि राजनीतिक दलों की निम्नलिखित तरीकों से आय हो तो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से आय आए, अन्य सोर्स से आय आए, या फिर आप लगाओगे स्वेच्छा से यदि कोई डोनेशन करता है तो वह कुल आय में शामिल नहीं होगा और टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है भाई। धारा 13B, ये क्या है? इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं, देखो इधर। इलेक्टोरल ट्रस्ट लोगों या कंपनियों से दान इकट्ठा करते हैं और फिर वह राशि कानून के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दलों को दे देते हैं। ये होते हैं। तो अब यहां देखो 13B क्या कहती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को स्वेच्छा से दिया गया डोनेशन इनकम टैक्स से बाहर होगा। समझिए, चांदी चांदी है। बोलता है धारा 14, आय की गणना या आयकर लगाने के लिए आय के स्रोत, जैसे कि वेतन। क्लियर है भाई, उस पे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, अगर हम देखें गृह संपत्ति से आय, व्यापार या कारोबार से लाभ आय, या फिर अन्य स्रोत से आय, या फिर पूंजी अभिलाभ। अब ये पूंजी अभिलाभ क्या है जी? यदि आप कोई जमीन, मकान, शेयर, सोना, मशीन आदि खरीद मूल्य से ज्यादा दाम में बेचते हैं तो जो अतिरिक्त रकम मिलती है वही पूंजी अभिलाभ कहलाता है, उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है भाई, तो उस पर भी क्या लगेगा? बोलता है धारा 15, वेतन की परिभाषा। वेतन की परिभाषा, इस धारा में वेतन से संबंधित आवश्यक तथ्यों को बताया गया है। जो आपकी सैलरी है, जहां पर आप वर्क कर रहे होते हैं, आपके वहां सैलरी मिलती है। ओके, अब उस पर सरकार अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा लेती है। कभी उसको कितने पर लगाती है, कभी उसको 80,000 से ऊपर के पे पर मंथ के हिसाब से लगा लेती है, कभी 60,000 से ऊपर के लगाती है, तो वो अलग बात। ठीक है भाई, तो इसमें कुल मिला के आप ये रखोगे कि 15 में क्या है, वेतन की परिभाषा। धारा 22, गृह संपत्ति यानी कि हाउस प्रॉपर्टी से प्राप्त आय के बारे में बताता है। जैसे किराया आ जाता है भाई, ठीक है भाई, प्राप्त कर सकते हैं उसे। संपत्ति के भीतर किसी व्यवसाय को प्रारंभ कर आय कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। धारा 64, कुल आय यानी कि टोटल इनकम में परिवार के सदस्यों की आय भी शामिल होना। किसी व्यक्ति की कुल आय में पति या पत्नी की आय भी जुड़ेगी। ओके, अब यह है अवयस्क बच्चा यानी कि नाबालिग बच्चे की आय भी जुड़ेगी। गोद लिया हुआ पुत्र या दत्तक पुत्र की आय भी जुड़ेगी, यानी कि कुल संपत्ति में ये सब जुड़ती हैं। ओके, 69D में आ जाते हैं। उधार देखो इधर भी, ठीक है भाई, उधार ली गई या दी गई राशि उधार लेने या देने या वापस करने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी।
समझ गए? उधार ली गई या दी गई राशि आयकर में शामिल होगी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 80C को देखते हैं, 80C को। 80C में कर में छूट से संबंधित। अब देखो छूट कैसे मिलेगी, अब इधर देखो, इस धारा 80C बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धारा में कर टैक्स में छूट को लेकर प्रावधान का वर्णन है। अधिकतम कितने कर यानी टैक्स की छूट मिल सकती है? यह है अधिक 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। छूट किन आधारों पर मिलेगी? ये बीमा, होम लोन, पढ़ाई का खर्च, या फिर आप लगाओगे पीपीएफ फंड, या फिर आप लगाओगे पेंशन स्कीम, या फिर म्यूचुअल फंड के आधार पर मिलेगी। ओके, अब आप देखोगे यहां 80D, स्वास्थ्य बीमा के आधार पर कर छूट का प्रावधान भी है। यदि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी किस्त जमा करता है, तो उस आधार पर इनकम टैक्स में छूट ली जा सकती है। अब 80E में आ जाओ, बोलता है बच्चों की उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए लोन के आधार पर कर यानी कि टैक्स में छूट का प्रावधान है। यदि एजुकेशन लोन चालू है, किस्त प्रीमियम भरता है, तो इस आधार पर टैक्स में छूट ले सकता है। ओके, अब है 80G, दान यानी कि डोनेशन देने पर टैक्स में छूट है। यदि कोई किसी धार्मिक या चैरिटी संस्था से, है ना भाई, दान देता है, तो वह इस आधार पर टैक्स में छूट ले सकता है। तो अब समझ गए क्यों बड़े बड़े लोग चैरिटी को दान करते हैं? इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट चाहिए, ठीक है भाई। धार्मिक संस्थान, मंदिर, आश्रम, ट्रस्ट या अन्य धार्मिक स्थान, चैरिटी संस्था, प्रधानमंत्री राहत कोष या अन्य संस्थाओं में। अब आ जाओ आगे धारा 116 पर, ठीक है भाई। 116 आयकर प्राधिकारी यानी कि अधिकारी का वित्त मंत्रालय के अधीन होना। हाँ, वित्त मंत्रालय के अधीन ही होते हैं वो, ठीक है भाई। जैसे आयकर अधिकारी, आयकर आयुक्त, प्रधान आयुक्त आदि, वे सब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। धारा 117 में आ जाओ, आयकर अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? इस ध्यान रखोगे, इन अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ओके, अगर हम देखें 159 क्या कहता है, यह कहता है यदि निर्धारिती की मृत्यु हो जाए, यानी कि जो टैक्स देने वाला बंदा है उसकी मृत्यु हो जाए, तो टैक्स माफ नहीं किया जाएगा भैया, उसे घर वाले भरेंगे। अब कैसे? निर्धारिती का उत्तराधिकारी टैक्स भरेगा, समझ गए? जो उसकी भाई जमीन ले रहा है वो भरेगा, जिसके नाम पे जमीन आ रही है, उसकी पिता की जमीन बेटे के नाम पर आ रही, बेटा भरेगा टैक्स, ठीक है भाई। धारा 176 बंद किए गए व्यापार कारोबार के संबंध में प्रावधान। अब देखो, मान के चलो या तो कंपनी बंद होने वाली है, तो सरकार को पता चल जाता है, इनकम टैक्स विभाग को पता चल जाता है कि अच्छा ये भागेगा बंदा, अपना बंदा पहले ही बिठा देते हैं वहां ले जाके, तो भाई 30 दिन के अंदर रिपोर्ट दे बना के जल्दी, ये क्या कर रहा है, क्या ये बंद होने वाला है, या फिर बंद भी हो गई है तो भी अब पढ़ो आगे, ठीक है भाई। बोलता है 176 बंद किए गए व्यापार कारोबार के संबंध में प्रावधान। उस बंद व्यापार से जुड़ी कोई राशि प्राप्त होती है या देय बनती है, तो भी उस आय पर आयकर लग। धारा 178 क्या कहती है? यदि कोई कंपनी परिसमापक, समापक, लिक्विडेटर या रिसीवर की नियुक्ति करती है, तो उसकी जानकारी 30 दिन के भीतर देनी होगी। अच्छा कैसे? देखो, जब कोई कंपनी वाइंड अप यानी कि बंद होने की स्थिति में आ जाती है, या उसके मामले को देखने के लिए लिक्विडेटर या रिसीवर लगाया जाता है, तो आयकर विभाग को समय पर जानकारी देनी जरूरी है कि भैया हमारी कंपनी की हालत है पतली, इनकम टैक्स वालों आओ और अपना हिसाब देख लो एक बार, ठीक है भाई, आ जाओ। 194 बी क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति लॉटरी आदि जीतता है, तो यह, ध्यान रखोगे, टैक्स के दायरे में आएगी। कब ये आएगी? लॉटरी से जीती गई राशि 10,000 से ज्यादा है तो आएगी, तो उस राशि पर टैक्स चुकाएगा। ओके, और धारा 237 यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अग्रिम कर यानी कि एडवांस इनकम टैक्स दिया जा चुका है, अब मान के चलो आपने जो है पहले ही टैक्स भर दिया और वो ज्यादा दे दिया, ठीक, तो आपको जो दिया है ना आपने ज्यादा, वो मिल जाएगा और 3 महीने के अंदर मिल जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा समय लग गया इनकम टैक्स विभाग को आपको वापस देने में टैक्स, तो फिर ब्याज सहित मिलेगा आपको। समझ गए? कितना बढ़िया बात है ना। तो अब ध्यान रखोगे, अब पता चला है कि जितना टैक्स देना था उससे ज्यादा जमा हो गया है ना, तो यह व्यक्ति कर निर्धारण अधिकारी की सूचना पर रिफंड का हकदार होगा।
अच्छा, अब 239 में रिफंड हेतु आवेदन की समय सीमा क्या है? आप आईटीआर कब दायर हो सकती है, कब कर सकते हो? निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से, ध्यान रखोगे, 1 वर्ष के भीतर। ठीक है भाई, यानी कि जो आपका वर्ष चल रहा है ना, उसकी लास्ट डेट से पहले पहले आप कर सकते हो, तो ये आपने ध्यान रखना। ओके भाई, अगर हम देखें धारा 243 क्या कहती है? विलंब से रिफंड करने पर ब्याज, मतलब तुमने ज्यादा पे कर दिया था भाई, ठीक है, अब उधर से आया नहीं है पैसा जो तुमने ज्यादा पे कर दिया था, 3 महीने हो गए, उन्होंने दिया नहीं, तो ब्याज के साथ रिफंड करेंगे। यदि निर्धारण अधिकारी 3 माह के भीतर रिफंड नहीं करता है तो 15% साधारण ब्याज की दर से ब्याज दे होगा। नोट, आईटीआर के आवेदन की तिथि से 3 माह के भीतर, ध्यान रखें। बोलता है धारा 245 बी, केंद्र सरकार के द्वारा आयकर समझौता आयोग, इसका गठन। मान के चलो आपके हिसाब से तो कुछ और हिसाब बैठ रहा है आपके इनकम टैक्स का, और इनकम टैक्स विभाग के हिसाब से कुछ और बैठ रहा है, तो इन दोनों को आपसी समझ से बात सुलटा लेनी चाहिए, इस आयोग के द्वारा, इसके द्वारा। अब ये आयोग के अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, कि भाई यहीं सुलटा लो, यहीं सुलट जाए तो। ओके, अब धारा 249 अपील का प्रारूप एवं परिसीमा क्या होगी? आओ, अपील करने हेतु शुल्क, कि भाई ऐसे ऐसे मेरे तो टैक्स में दिक्कत आ रही है, मेरा हिसाब कुछ और है, आपका हिसाब कुछ और है, अब अपील करने जा रहे हो। अब यदि अपील कुल आय 1 लाख या उससे कम हो तो शुल्क की राशि 250 रुपए। यदि अपील कुल आय 1 लाख से 2 लाख के मध्य होने पर शुल्क की राशि 500 रुपए। यदि अपील कुल आय 2 लाख से अधिक होने पर शुल्क की राशि 1000 रुपए। ठीक है, आ जाओ अब आगे। अब अपील, अपीलीय न्यायाधिकरण है ना भाई, जहां पर आप अपील करने जा रहे हो, अब यह क्या है? इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका सदस्य कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ओके, 260 ए, अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में 4 माह 120 दिन के भीतर अपील कर। अच्छा, यहां से भी कोई अपना संतुष्ट नहीं है तो फिर जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट। आ जाओ, धारा 261 उच्चतम न्यायालय में अपील। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। धारा 278 कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी जानकारी या फर्जी दस्तावेज आयकर अधिकारी को देता है तो, ठीक है, अब देखो तुम इधर, अगर तुम अपनी तरफ से ही कुछ झोल मोल करके लेके चल रहे हो तो फिर पकड़े जाओगे, है ना भाई। इस पर दंड का प्रावधान, दंड के रूप में न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 7 वर्ष तक की जेल तथा, है ना भाई, है ना भाई, साथ में निर्धारित जुर्माने की राशि भी देनी होगी। समझ गए। और धारा 280 ए विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित है ये। ओके भाई, तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा एक्ट। ओके भाई, ओके, तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को देखा, बहुत आसान सी भाषा में इसमें किया। आप जाके इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। सारी पीडीएफ 3 बजे की क्लास की आपको यूपीएसआई की क्लास की वहीं देखने को मिल रही है, विनेश चौधरी ऐप पे। वो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। होमगार्ड की टेस्ट सीरीज वहां आ चुकी है, आप जाके वहां अपने टेस्ट लगा सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो, बच्चों में आप कहां पर स्टैंड करते हो इस समय। और यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज वहां पे आएगी। और 5 बजे हमारी यूपी पुलिस की क्लास चल रही है, और 9 बजे हमारी अभी दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है, और जीडी के लिए शुरू होने वाली, और 10 बजे रेलवे की क्लास चल रही है। और टॉपिक वाइज क्लास भी डाली जाती है वीडियोस वाले सेक्शन में। ओके, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। बहुत सारे एक्ट करवा दिए हैं। अब ज्यादातर जितने यूपीएसआई में पूछे जाते हैं हमारे एक्ट, वो सब आपकी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके प्रैक्टिस सेट आपके शुरू होंगे, ये ध्यान रखना यूपीएसआई के लिए, सभी के एक्ट के, ताकि तुम तक बेहतर चीज पहुंच पाए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं आपको यहां पर। तब तक के लिए बाय। ऐप डाउनलोड कर लेना। नमस्ते।